आदाब नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 12 मई मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें सभी पर बल दिया गया है। मगर सवाल ये है कि मोदी सरकार का ये आर्थिक पैकेज कितना कारगर होगा। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के भाषण के बाद कोरोना महामारी से जूझ रहे देश की जनता पर बेरोजगारी और भुखमरी के छाए हुए काले बादल कुछ छट जाएंगे। गरीब और भूखे, हादसों का शिकार पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों को संवेदना के साथ साथ आर्थिक मदद की उम्मीद भी की जा रही थी। मगर दुर्भाग्य ने इस मजलूम तबके का साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री ने 34 मिनट के लंबे भाषण में इस मजलूम तबके का जिक्र तक भी नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मजदूरों की तकलीफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तपती गर्मी में नंगे पांव भूखे हजारों किलोमीटर की लंबी यात्राएं कर रहे इन मजदूरों को सरकार की नाकामियों ने धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री के भाषण को कुछ नेताओं ने उबाऊ भाषण बताया, यानी ऊब जाने वाला भाषण। एक लंबी पृष्ठभूमि के बाद पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि इससे भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि ये रुपया आएगा कहाँ से। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश की जनता से चंदा मांगने वाली, जीएसटी ना मिलने पर शराब की दुकानें खुलवाने वाली और पेट्रोल डीजल पर 250% टैक्स लगाने वाली सरकार के पास इतना रुपया कहाँ से आएगा। इस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी कई तरह की घोषणाएं पीएम मोदी कर चुके हैं, मगर क्या उनका लाभ सीधा जनता को अभी तक पहुंच पाया है। मसलन हर भारतीय को 15 लाख रुपए मिलना, बिहार के लिए 1.25 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देना, स्मार्ट सिटी बनाना वगैरह वगैरह, जिन्हें बाद में जुमला बताकर मुद्दा ही खत्म कर दिया जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के लिए 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान पर कांग्रेस नेता कीर्ति आज़ाद ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार की जनता अभी तक इंतजार कर रही है, शायद वो पैकेज रास्ते में अटक गया। पीएम मोदी ने लोकल सामान खरीदने पर बल दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि भारत में बना सामान ही खरीदें, वोकल फॉर लोकल। दरअसल भाजपा और आरएसएस शुरू से ही स्वदेशी सामान की वकालत करती रही है, मगर क्या ये वाकई ज़मीन पर ऐसा हो रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चाइना में क्यों बनवाई गई। हाउस होल्ड यानी घरेलू सामान की फहरिस्त अगर आप देखें तो उसमें कप, प्लेट, फर्नीचर, बेडशीट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक चाइना में बना हुआ मिलेगा। यहाँ तक कि दीपावली के मौके पर चिराग से लेकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन में बना हुआ मिलेगा। बाबा रामदेव स्वदेशी सामान के नाम पर अपनी दुकान खूब चला रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में गरीब मजदूर, बेरोजगार और मुसीबत में घिरे प्रवासी मजदूरों का जिक्र तक भी नहीं किया और न 6 राज्यों द्वारा श्रम कानून को रद्द करने संबंधी मुद्दे पर कोई बात की। श्रम कानून को रद्द करने से मजदूर तबके को जो नुकसान होगा, उससे मजदूर 100 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिसमें उनको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे संवेदनशील मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से गायब थे। मंगलवार पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के हाल के निर्णय यानी रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। पीएम ने यह भी कहा कि इस विशेष आर्थिक पैकेज की रकम देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 10% है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 8.04 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी। दूसरा, इसमें वो पैकेज भी शामिल है जो मार्च के अंत में वित्त मंत्री सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। यानी दोनों पैकेज को जोड़ दे तो 8.04 और 1.70 लाख करोड़ तो करीब 9.75 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। यानी ये रकम टोटल 9.75 लाख करोड़ रुपए की हो जाती है। यदि 20 लाख करोड़ रुपए में से ये रकम निकाल दें तो 10.25 लाख करोड़ रुपए बचता है। यानी 10.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ये असल रूप में सामने आता है, जो जीडीपी का लगभग 5% से कुछ ज़्यादा है।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसमें और भी छोटे मोटे पैकेज शामिल हो सकते हैं जिनकी घोषणा पहले हो चुकी है। यदि उन सबको मिला दें तो ये पैकेज हमारी जीडीपी का 3 या 4% ही रह जाएगा। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अपने देश के लिए अपनी जीडीपी का 10% या उससे कुछ अधिक तक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। एक बात तो साफ है कि इस पैकेज से गरीब मजदूरों और किसानों को कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका फ़ायदा अधिकतर कारपोरेट और उद्योग घरानों को ही पहुंचेगा, क्योंकि भाजपा की ये सरकार अतीत में भी उद्योग और कारपोरेट जगत को लाभ देती आई है। बीती जनवरी में करोड़ों रुपए की टैक्स में भारी छूट कारपोरेट जगत को दी गई थी। इस पर बहुत वावेला भी मचा था। इसके अलावा पिछले कई सालों में कारपोरेट जगत का लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्ज माफ़ कर दिया था, जबकि देश का अन्नदाता यानी किसान कर्ज माफ़ी के लिए गुहार लगाता रहा, परंतु उनके कर्ज माफ़ नहीं हुए, जिसके चलते किसान आत्महत्या करते रहे। तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई तक जारी है। चौथे चरण के लॉकडाउन के संकेत कुछ खास छूट के साथ दे दिए गए हैं। लॉकडाउन के चलते देश की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। पहले ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पहले बेरोजगारी की दर 8% थी, जो पहले ही चिंताजनक थी, जबकि लॉकडाउन के बाद से इस समय ये बेरोजगारी की दर 27% तक पहुंच गई है, जो निहायत ख़तरनाक है। इस स्थिति में भूखमरी फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉकडाउन से पहले देश की 40 करोड़ जनता किसी न किसी रोज़गार से जुड़ी हुई थी, जबकि लॉकडाउन के चलते 12 से 13 करोड़ लोगों के कारोबार बंद हो गए और वो बेरोज़गार हो गए। अपने घरों की ओर पैदल पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में एक सरकारी बस ने पैदल अपने घर की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि मजदूरों की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों है। अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद अपने ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बस हादसे में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख, श्रद्धांजलि। पहले ट्रेन और अब बस हादसा, मजदूरों की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों? वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं कि ज़मीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारी को इस घटना की परिस्थितियों के बारे में जांच करने का आदेश देते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार मुस्लिमों और गरीबों के प्रति क्रूर होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा, आखिर क्यों यूपी सरकार मुसलमानों और गरीबों के प्रति निर्दयी होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती? अगर कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए तबलीगी जमात के सदस्यों को दिल्ली और मध्य प्रदेश डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उन्हें रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? इस अक्षमता और सांप्रदायिकता की कीमत जन्म नहीं लेने वालों को भी चुकानी पड़ रही है। ओवैसी की ये प्रतिक्रिया एक ट्वीट पर आई, जिसमें कहा गया है कि गंटूर की एक गर्भवती महिला का टेस्ट बार बार निगेटिव आने के बाद भी उसे उत्तर प्रदेश में अस्थायी जेल में रखा गया है। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।